टॉपिक है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। के बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के हमने स्टेप डिस्कस किए थे, जिसमें हमने सबसे पहला डिस्कस किया था रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। उसके बाद हमने डिस्कस किया था ऑब्जर्वेशन, उसके बाद हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन, रिजल्ट, समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट, रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट। ये तो हमारे टॉपिक थे। ये तो हमारा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करना है, अगर मसला आ गया है बायोलॉजिकली तो उसको हल कैसे करना है, ये उसके स्टेप थे। तो आज का जो हमारी एग्जाम्पल है, जो हमारा मेन टॉपिक है, वो है मलेरिया। तो मलेरिया की हिस्ट्री को आज जानेंगे, और मलेरिया की हिस्ट्री को जानते साथ थोड़ा डिस्कस करेंगे कुछ हिस्ट्री, 17वीं सदी में क्या क्या कारनामे हुए, 17वीं सदी की हिस्ट्री को कुछ डिस्कस करेंगे। मलेरिया जो है वो बेसिकली मलेरिया को की मिसाल को सामने रखते हुए, मलेरिया को बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना, तो इस मलेरिया बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को बायोलॉजिकल मेथड से ही हल करना है। तो मलेरिया को हम लागू करेंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पर, मतलब बायोलॉजिकल मेथड पर। तो बायोलॉजिकल मेथड से हम इसका सोल्यूशन देखेंगे, कैसे कैसे क्या क्या हमें स्टेप इसके रिक्वायर्ड है। तो जिस तरह सबसे पहले तो हम देखते हैं, सबसे पहले मलेरिया की हिस्ट्री देखते हैं कि मलेरिया जो है, मलेरिया की जो बीमारी है, इसकी तारीख कितनी पुरानी है। तो 2000 साल कबल से ये मलेरिया चल रहा है। मलेरिया का मतलब क्या है? मलेरिया का सबसे पहले इटालियन वर्ड जो है वो मलेरिया का लफ्ज इटालियन वर्ड से निकला है, जिसको हम कहते हैं इटालियन। दो तरह के वर्ड से निकला है मलेरिया का वर्ड, एक को कहते हैं माला और एक को कहते हैं एरिया। तो माला का मतलब होता है बैड, एरिया माला का जो है वो मतलब है बैड और एरिया का मतलब है एयर। तो इसका मतलब है मलेरिया की जो बीमारी है, जो कॉन्सेप्ट था पहले, वो कॉन्सेप्ट ये था कि मलेरिया को जो बीमारी है वो आबो हवा की गंदगी की वजह से पैदा होती है। और वो आबो हवा खुद किस तरह गंदी हो रही है, मार्शी एरिया, गंदे पानी जो मार्शी एरिया है वो हवा को आलूदा कर रहे हैं। वो हवा जब चलती है तो पेशेंट के अंदर बीमारियां ट्रांसफर होते हैं। ये पुराना कॉन्सेप्ट था। अच्छा, उसके बाद अगर हम हिस्ट्री पे फोकस करें मलेरिया को वर्ड का, तो हमें पता चल गया कि ये मलेरिया का मतलब क्या है, कि ये बुरा, मतलब मलेरिया दो इटालियन वर्ड से निकला है। माला मीन बैड और एरिया मीन हवा। तो गंदी हवा से पैदा होने वाली बीमारी को मलेरिया कहा जाता है। लेकिन जो हिस्ट्री है इसका ताल्लुक कुछ 17th सेंचुरी के साथ भी है। मलेरिया के ताल्लुक के साथ कुछ हिस्ट्री इस तरह जुड़ी हुई है कि 17वीं सदी के दौर में जो वर्किंग हो रही थी, जो कोलंबस थे, हमने पंजाब टेक्स्ट बुक जो है आपने पढ़ा होगा, उसको 6-7 क्लास में आपने पढ़ा कि कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया। तो ये 17वीं सदी का दौर है जब अमेरिका डिस्कवर हुआ। तो कोलंबस ने क्या किया, अपने टीम वर्कर के साथ और कुछ सिपाहियों के साथ जो एक समुद्री बेड़ा उठाया, और वो चाहता है, उसकी मेन रीजन क्या थी सफर करने की, उसने सफर किया समंदर का अपने साथियों के समेत और कुछ सिपाहियों के समेत। मेन पर्पस था कोलंबस का वो ये था कि वो डिस्कवर करे, जो है वो आखिरी किनारा, समंदर का किनारा डिस्कवर करना चाहता था। तो इस तरह ये वर्किंग स्टार्ट हुई। कोलंबस ने जो है वो बहरी बेड़े में खाने पीने की जो भी अशिया थी उस वक्त अवेलेबल, तो एक लंबे सफर पर वो निकले। 3 माह का ये सफर रहा। 3 माह के सफर के साथ उन्होंने जब देखा कि 3 माह तक वो कोई पानी के कोई हमें मिल नहीं रहा, जो उनका टारगेट था वो नहीं मिल रहा, तो फिर साथियों ने फोर्स किया, इतना प्रेशराइज किया कि उन्होंने कहा कि अगर तुम नहीं चलोगे तो तुम्हें कत्ल भी कर देंगे। तो जिस तरह उसने कहा चलिए मुझे 3 दिन का ड्यूरेशन दिया जाए। तो फिर क्या हो गया, कोलंबस को 3 दिन दिए गए। असल में मैं ये स्टोरी इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि हमारी कुछ स्टोरी, मलेरिया की स्टोरी जो है वो 17वीं सदी के साथ जुड़ी है। 17वीं सदी के साथ मलेरिया की स्टोरी भी जुड़ी है, तो कोलंबस का जो न्यू वर्ड है वो भी डिस्कवर हो रहा है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ, कोलंबस ने कहा मुझे 3 दिन का ड्यूरेशन दिया जाए। 3 दिन का उसको ड्यूरेशन दिया गया। तो फिर क्या हुआ, 2 दिन गुजर गए, रात गुजर गई, दूसरी रात गुजरी, तीसरा दिन हुआ। तो उन्होंने देखा सुबह कुछ परिंदे चहचहा रहे हैं, कुछ परिंदे उड़ रहे हैं। इसका मतलब है कुछ खास तरह का कॉर्नर मिल गया उनको, इस खास तरह की लोकेशन उनको मिल गई समंदर के बहुत
पार जाके उसको उन्होंने कहा कि ये जो है ना ये न्यू वर्ल्ड है। उसने उन्होंने उस जगह को न्यू वर्ल्ड का नाम दे दिया। तो इसका मतलब है 17वीं सदी में जो है वो कोलंबस ने न्यू वर्ल्ड डिस्कवर किया, नई दुनिया के नाम से। फिर बाद में उसका नाम जो है वो अमेरिका पड़ गया, न्यू वर्ल्ड डिस्कवर हुआ। अच्छा, न्यू वर्ल्ड को इस बाज़ ये भी कहा जाता है कि ये क्योंकि समंदरों से खास तरह की बहुत डिस्टेंस है, तो यूरोप के लोग और कहीं और जहाँ पर डिस्कवरी अमेरिका की हो रही थी उस दौरान जो है वो वर्किंग यूरोप तरक्की में भी काफ़ी आगे जा रहा था। अब यूरोप जो है वो बाजू का सजाएं देने के लिए भी, गैंगस्टर वगैरह को, माफिया को सजाएं देने के लिए, वो माफिया वगैरह गैंगस्टर को जो है वो कहा करते थे कि काले पानी की सजा, काले पानी से दूर भेजा जाता था, मतलब कि न्यू वर्ल्ड में इनको भेजा जाता था, समुद्रों से, एक दुनिया से किनारे पर, एक दुनिया से दूर भेजा जाता था ताकि सजा के तौर पर, सबसे दुनिया से सेपरेट। तो इसका मतलब अगर हम अमेरिका की भी हिस्ट्री देखें तो अमेरिकन हिस्ट्री जो है बेसिकली अमेरिका शहर जो है वो गैंगस्टर का शहर था स्टार्टिंग में, या हम ये भी कह सकते हैं नाइजीरियन पीपल जो हैं या ब्लैक जो पीपल हैं उनका जो है वो शहर कह रहा हूँ, कंट्री था ये न्यू वर्ल्ड। ठीक है, अच्छा हमने हिस्ट्री तो बता दी, 17वीं सदी में कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया न्यू वर्ल्ड के नाम से, न्यू वर्ल्ड था, फिर बाद में उसका अमेरिका नाम पड़ा। तो अमेरिका जो है, अमेरिकन ने देखा कि जो वहां पर के लोग थे, ताजर थे, जो अमेरिका के ताजर थे, उन्होंने देखा कि वहां पर खास तरह के दरख्त हैं, उनको क्यूना कहा जाता था। इस खास तरह के दरख्त जो थे क्यूना, इसकी छाल को मलेरियल पेशेंट के इलाज के तौर पर यूज किया जा सकता था। उन्होंने क्या किया, इसकी इंपोर्ट स्टार्ट कर दी, अमेरिका से इंपोर्ट स्टार्ट कर दी यूरोप की तरफ। क्यूना की छाल को अमेरिकन जो है वो अमेरिकन ताजरों ने इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दी क्यूना की। अच्छा तो ये काम चलता रहा, क्यूना खास तरह का, मतलब क्यूना जो है वो कारगर साबित हो रही थी। लेकिन बाद में कुछ क्या हुआ, कुछ लोगों की बेईमानियों की वजह से उन्होंने कहा कि चले क्यूना की जगह हम कर देते हैं सिंकोना दरख्त, मतलब उसकी आड़ में दूसरे दरख्त जो उस तरह के मिलते जुलते थे दरख्त, उनको भेजना, इंपोर्ट करना शुरू कर दिया यूरोप में। लेकिन उसका फायदा ये हुआ कि ये सिंकोना जो था वो क्यूना की निस्बत ज्यादा कारगर साबित हो रहा था, मतलब ये इफेक्टिव हो रहा था और ज्यादा कारगर साबित हो रहा था। किसके इलाज के लिए इसको लिया जा रहा था? मलेरिया के इलाज के लिए। सिंकोना या क्यूना, सिंकोना और क्यूना को मलेरिया की जो है वो इलाज के लिए इंपोर्ट किया जा रहा था। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं तो हमारा जो टॉपिक सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम तो हमें पता चल गया। जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। रिकॉग्निशन हमने रिकॉग्नाइज तो कर लिया, हमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हमें ऑब्वियसली मलेरिया से ही है, पता नहीं चल रहा कौन, और मतलब पता नहीं चल रहा अभी कि जो है वो कि कौन क्या चीज है जो मलेरिया को फैला रही है, कौन से माइक्रोब्स हैं, कौन से पैथोजेंस हैं, कौन सी चीज है, कौन से जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो मलेरिया को फैला रहे हैं। अभी डिस्कवरी नहीं, ये 17वीं सदी का दौर था। बस कुछ खास तरह की दवाइयां यूज कर रहे थे एज अ दवाई। इसका मतलब है ये जो क्यूना या सिंकोना है, इसमें कुछ खास तरह का केमिकल ही होगा ना जो मलेरिया के लिए यूज किया जा रहा था। उस केमिकल को हम कहते हैं, उस केमिकल को क्यूनीन कहा जाता है। खास तरह का केमिकल होता है क्यूना के दरख्त में, सिंकोना में क्यूनीन, एक खास तरह का केमिकल जो कारगर साबित होता है मलेरिया के इलाज के लिए। अभी तक पता नहीं चल रहा कौन क्या कर रहा है। 17वीं सदी गुजर रही है, 17वीं सदी गुजर गई, 18वीं सदी का स्टार्ट हो गया, अभी पता नहीं चला, बस इलाज हो रहा है, मेन वजह नहीं पता कि क्या है, बीमारी की वजह क्या है। अच्छा जी, ये तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गया ना, तो बीमारी की वजह पता नहीं चल रही। तो फिर क्या हुआ, अब हम चलते हैं 18वीं सदी में। 18वीं सदी में क्या हुआ, 18वीं सदी में जो वर्किंग स्टार्ट हो गई कि जो काजेज ऑफ मलेरिया की वजूहात क्या हैं, उस पर काम स्टार्ट हो गया। हम 18वीं सदी का जो दौर है इसको कहा जाता है, ये दौर था जान पहचान का दौर। इस दौर में क्या हुआ, जो मलेरिया फैलाने वाले माइक्रोब्स तक की पहुंच चली गई। तो सबसे पहले एक फ्रेंच आर्मी
फ्रेंच जो है वो फ्रेंच आर्मी के फिजिशियन थे जिनको लावार्न कहा जाता है। उन्होंने क्या किया, 1878 में उन्होंने स्टडी किया। उन्होंने कहा ये जो मरीज मलेरिया के हैं इनको ब्लड लेता हूं मैं। उन्होंने उनका ब्लड लिया और क्या किया, माइक्रोस्कोपिक उसकी स्टडी की। जब उन्होंने माइक्रोस्कोपिक स्टडी की तो उसमें उनको माइक्रोब्स, एक लिविंग स्मॉल लिविंग क्रिएचर दिखे, टिनी लिविंग क्रिएचर उनको दिखाई दिए। ठीक है, उन्होंने ब्लड लिया मलेरियन पेशेंट का और उसको देखा तो उसमें टीनी लिविंग क्रिएचर उनको दिखाई दिए। अब उन्होंने इन टीनी लिविंग, और ऑब्वियसली अभी नाम तो पता ही नहीं चला कि इनको नाम क्या देना है, तो उन्होंने कहा टीनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमें नजर आए। उनके काम के बाद उन्होंने बताया, अपना जो है वो रिपोर्टिंग की। लेकिन आपको पता होता है जब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले किसने बताया, जो है वो लावार्न ने बताया। 1800 कब बताया, 1878 को बताया। एमसीक्यूज के ये सारा टॉपिक जो बेटा मलेरिया का है ये एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से इक्का दुक्का आ जाते हैं। वगरना ये जो मैंने हिस्ट्री बताई, कुछ डिस्कस की, ये सारी जो है वो आपकी नॉलेज के लिए, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं बनता, जो है वो एमसीक्यूज भी नहीं बनता। लेकिन जब हम 18वीं सदी के बाद चलें तो इसमें से क्वेश्चन और एमसीक्यूज बन सकते हैं। यहां से कोई खास तरह के क्वेश्चन नहीं बनते। लॉन्ग क्वेश्चन भी इस टॉपिक में से नहीं बनता, एमसीक्यूज जस्ट एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन बनते, शॉर्ट क्वेश्चन बनते, सॉरी। अच्छा जी, जब 1878 में लावार्न ने बताया कि जो है वो खास तरह के टीनी क्रिएचर मुझे नजर आए हैं, लोगों ने इसकी बात को डिनाई कर दिया। लोगों ने कहा नहीं ये नहीं हो सकता, लोगों ने इस बात को डिनाई कर दिया। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट 2 साल के बाद क्या हुआ, 2 साल के बाद दोबारा एक्सपेरिमेंट किया गया। 2 साल के बाद दोबारा एक्सपेरिमेंट किया गया तो उन्हें 2 साल के बाद जब दोबारा एक्सपेरिमेंट किया गया तो दोबारा स्मॉल क्रिएचर ब्लड में दिखाई दिए। किसके ब्लड में दिखाई दिए, ऑब्वियसली जिस पर रिकग्निशन, जिस पे हम कर रहे हैं, जिस पे हम जो हमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसी पर उन्होंने देखा होगा ना। तो उन्होंने मलेरिया के पेशेंट के ब्लड में देखा। 2 साल के बाद लावार्न की बात नहीं मानी, डिनाई कर दिया। 2 साल के बाद स्मॉल क्रिएचर दोबारा दिखाई दिए। फिर 3 साल, फिर इस बात को देखा गया कि 2 साल बाद के मजीद 3 साल के बाद देखा गया कि जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स दिखाई दिए ब्लड में। तो अब उन्होंने फाइनलाइज किया कि ये जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स है इनको नाम दे दिया किसका, प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम उन्होंने कहा ये जो स्मॉल क्रिएचर है ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ब्लड में, सॉरी जो मलेरियल पेशेंट के ब्लड में जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं, स्मॉल क्रिएचर हैं, टीनी ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, पैथोजेंस हैं, इन सबको नाम दे देते हैं किसका, प्लाज्मोडियम का। तो उस स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को पैथोजेंस का, प्लाज्मोडियम का नाम दे दिया गया। अच्छा जी, ये तो हमारी थी 18वीं सदी का दौरानिया, यहां तक स्टार्ट रहा। 18वीं सदी गुजर गई टिल के 19th सेंचुरी के लास्ट पे, 19th सेंचुरी के लास्ट तक अभी तक खास तरह का माइक्रोब्स को नाम मिला था। अब 18वीं सदी का एंड हो गया, 19वीं सदी का जो है वो लास्ट चल रहा है। 18वीं सदी गुजर गई, 19वीं सदी का जो है वो एंड हो रहा है। तो फिर क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन पर काम होने लग गया। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो बायोलॉजिकल मेथड का जो दूसरा पॉइंट ऑब्जर्वेशन है उस पर वर्किंग हुई। तो उन्होंने कहा कि जो मलेरिया है बेसिकली इसके मलेरिया के 4 काजेस बताए गए और ऑब्जर्वेशन के दौरान 4 तरह की ऑब्जर्वेशन उन्होंने आइडेंटिफाई की। उन्होंने 4 तरह की ऑब्जर्वेशन देखी साइंटिस्ट ने। क्या उन्होंने कहा, पहली बात तो ये है ऑब्जर्वेशन के दौरान, ये काम कब का है, 19वीं सदी के एंड, 19वीं सदी का एंड हो रहा है, ऑब्जर्वेशन पे काम हो रहा है। मलेरिया जो है ये कहाँ, बेसिकली मलेरिया पैदा कहाँ से हो रहा है, ज्यादातर उन्होंने एग्री किया कि मलेरिया जो पैदा हो रहा है वो मार्शी एरिया से ही पैदा हो रहा है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास ऑब्जर्वेशन ये है कि जब क्यूनीन खाते हैं जो कि केमिकल है क्यूना और सिलिकोना में, ये जब खाते हैं तो ये इफेक्टिव साबित होती है मलेरियल पेशेंट के लिए। मतलब मलेरिया के पेशेंट इसको जब इनटेक करते हैं तो क्या होता है कि मतलब कि उनको कारगर साबित होती है, उनको थोड़ा इलाज में मदद मिल जाती है। ठीक है, तो ये उन्होंने देखा। दूसरा पॉइंट तो ये है, ये पहली ऑब्जर्वेशन ये हो गई। दूसरी ऑब्जर्वेशन, क्यूनेन इफेक्टिव फॉर द मलेरिया। क्यूनेन खुद कहां से निकली, क्यूना के दरख्तों से, खास तरह का केमिकल क्यूनेन कहते हैं उसको।
उसके बाद उन्होंने तीसरी ऑब्जर्वेशन ये भी सामने आई कि अगर ड्रिंकिंग ऑफ द मार्शी एरिया का पानी अगर पिया जाए, मार्शी एरिया का पानी पी लिया जाए, तो तब मलेरिया पैदा नहीं होता, मतलब पानी पीने से पैदा नहीं हो रहा। इसका मतलब है जो मेन काज है वो हवा की वजह से है। मार्शी एरिया के अंदर से जो हवा, जो मार्शी एरिया जो हवा को डैमेज कर रहा है, हवा को पोल्यूटेंट कर रहा है, उससे बीमारी पैदा हो रही है। इस वजह से पानी पी लें तो फिर नहीं कुछ भी बीमारी, कोई इफेक्ट नहीं होता, मलेरिया नहीं पैदा होता। तो फिर चौथी वजह यह है कि चौथा जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि प्लाज्मोडियम ही है तो है, ठीक है, ये प्लाज्मोडियम ही तो है जो 2, 3, 4 साल हर साल बाद देखा गया कि मलेरिया पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम माइक्रोब्स, पैथोजेंस जो है वो नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 तरह के ऑब्जर्वेशन हो गए। इसका मतलब है बायोलॉजिकल जो मेथड है उसके, बायोलॉजिकल मेथड के 2 पॉइंट्स तो कंप्लीट हो गए यहाँ पर। अब तीसरा जो देखा जाए, पहला और दूसरा, लेकिन स्टार्टिंग तो हम ऑब्जर्वेशन से ही कर रहे हैं, ठीक है। तो हम पहला पॉइंट नंबर दे देते हैं ऑब्जर्वेशन को, दूसरा पॉइंट देंगे हम हाइपोथेसिस को। ऑब्जर्वेशन के बाद थर्ड पॉइंट, यहां पर अगर देखा जाए ओवरऑल पॉइंट तो ये है, लेकिन मेन जो सर्च स्टार्ट होती है ना बायोलॉजिकल मेथड का, वो जो स्टार्ट होता है क्राइटेरिया, वो ऑब्जर्वेशन से ही स्टार्ट होता है कि आप मुशाहदा क्या कर रहे हो। मुशाहदा तो ये कर लिए गए हैं। अब क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन के बाद सेकंड में हम आएंगे हाइपोथेसिस क्या बनी। हाइपोथेसिस ये बनी, इन सब ऑब्जर्वेशन को सामने रखे एक सोल्यूशन ये बना कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ द मलेरिया। प्लाज्मोडियम ही तो है जो मलेरिया काज कर रहा है, क्योंकि इसमें जो है वो ब्लड के अंदर पाया जा रहा है, पेशेंट के मलेरिया पेशेंट के ब्लड में पाया जा रहा है। तो इसका मतलब है हाइपोथेसिस क्या बन गई। हाइपोथेसिस को फाइनलाइज हम कह सकते हैं कि हाइपोथेसिस किसके बारे में हमें इन रिस्पॉन्स दे दिया, हमें रिस्पॉन्स दे दिया ऑब्जर्वेशन के बारे में। ये सारी बातें ठीक है भाई, फाइनलाइज क्या है कि ब्लड के मलेरिया पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया जा रहा है। तो हमने कहा हाइपोथेसिस क्या है, प्लाज्मोडियम इज काज ऑफ द मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरिया का काज बन रहा है। हाइपोथेसिस के बाद की जो बात है उसको हम कहते हैं, हाइपोथेसिस जब फाइनलाइज हो गया है, हाइपोथेसिस के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है डिडक्शन का, जिसमें हम इफ और देन का वर्ड यूज करते हैं। तो हम इसके लिए लिखेंगे इफ द प्लाज्मोडियम is caused by malaria, then all the patient, if the plasmodium is caused of malaria, if the plasmodium is caused of the malaria, then patient blood if the plasmodium is caused by the malaria, तो अगर तो प्लाज्मोडियम वजह है मलेरिया की, तो फिर क्या होना चाहिए, then the plasmodium present in the blood. अच्छा बेटा, इसमें देखें, कहते हैं कि इफ द अगर तो हाइपोथेसिस ये थी कि प्लाज्मोडियम इज कास्ड बाय मलेरिया के पेशेंट के अंदर प्लाज्मोडियम पाया जाता है, तो फिर हम कहते हैं कि डिटेक्शन में यूज होता है इफ और देन का। तो अगर हम देखें इफ भी यहाँ पर यूज हो गया है और देन भी यूज हो गया यहाँ पर, तो इफ द प्लाज्मोडियम इज कास्ड बाय मलेरिया, तो अगर तो प्लाज्मोडियम वजह है मलेरिया की, तो फिर इसका मतलब है प्लाज्मोडियम को मौजूद होना चाहिए ब्लड के अंदर पेशेंट के, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो डिटेक्शन बन गई। तो हमने देखा, तो इस मकसद के लिए डिटेक्शन के बाद अब क्या हो गया, अब तो एक्सपेरिमेंटेशन की बात आ गई है। तो हम क्या करेंगे, तो साइंटिस्ट ने 100 पेशेंट ले लिए, 100 पेशेंट ले लिए, 100 पेशेंट ले लिए, 100 पेशेंट कौन से लिए, मलेरियल पेशेंट ले लिए, और फिर उन्होंने क्या किया, 100 जो थे वो हेल्थी पर्सन ले लिए। अच्छा, जब एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान जब 100 पेशेंट उन्होंने मलेरिया के लिए, तो उन्होंने देखा कि हर एक के ब्लड में क्या था, प्लाज्मोडियम था।
इसका मतलब है हर एक के ब्लड में प्लाज्मोडियम, इसका मतलब है मेन काज कौन कर रहा है, प्लाज्मोडियम ही तो काज कर रहा है मलेरिया को। उसके बाद जो नेक्स्ट 100% थे उनमें से उन्होंने जब उनको एनालाइज किया तो उन्होंने देखा कि उनमें से सारे पेशेंट, सारे जो पर्सन, सब पर्सन, ऑल पर्सन जो है, तमाम पर्सन जो है वो हेल्थी नहीं थे। उनमें उन्होंने देखा कि 7% जो पीपल थे, 7% जो पर्सन थे वो क्या थे, वो थे इफेक्टिव, उनके ब्लड में पाया जा रहा था प्लाज्मोडियम। 7% के ब्लड में प्लाज्मोडियम था। इसको मैं थोड़ा अलग करके लिख लेता हूँ, थोड़ी स्पेस यहाँ पर कम। इसका मतलब है 7% के अंदर प्लाज्मोडियम था, लेकिन जो 93% थे वो हेल्थी थे। इसका मतलब डाटा हमारे पास आ गया ना, तो ये डाटा हमारे पास आ गया कि 7% का जो ब्लड है उसमें प्लाज्मोडियम क्यों है। इसका मतलब है साइंटिस्ट ने कहा कि फिर बाद में जो रिसर्च हुई, बाद में ये पता चला कि जरूरी नहीं कि जो 100 बंदे हमने हेल्थी लिए हैं वो सब के सब ही हेल्थी रहे, नहीं, उनका जब ब्लड का एनालिसिस किया गया एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान, तो 7% के ब्लड को जब एनालाइज किया गया, माइक्रोस्कोपिक स्टडी की गई, तो उसके अंदर प्लाज्मोडियम था, लेकिन वो इंक्यूबेशन पीरियड में था। हम ये इंक्यूबेशन पीरियड का से रिलेटेड भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। तो हम कहते हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो ऐसा पीरियड है जिसमें पैथोजन एंटर तो हो जाए बॉडी के अंदर, लेकिन बीमारी पैदा ना करे। पैथोजन अगर बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है, लाइक प्लाज्मोडियम एंटर तो हो गया है, लेकिन उसने फर्स्ट सेप्टम पैदा नहीं की, तो एक ऐसा दौरानिया जिसमें पैथोजेंस प्लाज्मोडियम एंटर हो जाए बॉडी में, पहली अलामत बीमारी की पैदा ना करे। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर हो गया है, पहली बीमारी पैदा करने तक का जो दौरानिया उसने लिया वो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, प्लाज्मोडियम एंटर हो गया, अभी बीमारी पैदा नहीं, पहली अलामत हो गई, बुखार हो गया, पहली अलामत आ गई, इसका मतलब है वो वाला दौरानिया एंटर होने से पहली अलामत पैदा करने तक का दौरानिया, उसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इसका मतलब है 7% जो लोग थे ना वो कौन से दौरानिया में थे, वो इंक्यूबेशन पीरियड में थे। इंक्यूबेशन पीरियड एक ऐसा दौरानिया जिसमें पैथोजन एंटर तो हो जाए बॉडी में, लेकिन बीमारी पैदा नहीं करता, या फर्स्ट सिम्टम्स पैदा कर दे, तो उस दौरानिया को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो हमने देखा कि 100 जो मलेरियल पेशेंट थे उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम था, लेकिन जो दूसरे 100 हेल्थी पर्सन थे उनमें से 7% के अंदर प्लाज्मोडियम था, लेकिन जो 93% थे वो हेल्थी थे। इसका मतलब है जो 7% थे उनमें जो प्लाज्मोडियम तो था, लेकिन वो इंक्यूबेशन पीरियड में थे। पहली बीमारी पैदा होने तक इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, पैथोजन के एंटर होने से लेके पहली सिम्टम्स पैदा करने तक का दौरानिया, दिस ड्यूरेशन इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये हमारे पास एनालिसिस आ गया एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान। एक्सपेरिमेंट करने के दौरान अब क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करने के दौरान हम कहते हैं रिजल्ट को क्या करना होता है 6 पॉइंट में, रिजल्ट को हम कहते हैं रिजल्ट ऑफ द समराइजेशन, रिजल्ट को समराइज करना, रिजल्ट ऑफ द समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट को इकट्ठा करना। तो जब रिजल्ट को इकट्ठा किया तो फाइनल डिसीजन, फाइनल जो है वो स्टेटमेंट क्या आई कि 93% क्या है हेल्थी, 93% समराइजेशन होना है, 93% हेल्थी हैं। ये किसके ब्लड में, ये हेल्थी पर्सन को 100 हेल्थी पर्सन को लिया गया था, उसमें से 93% जो है वो हेल्थी रहेंगे। जरूरी नहीं कि 100% ये हैं हेल्थी और 100 के 100 ही हेल्थी रहे, नहीं, ठीक है। उसके बाद हम रिपोर्ट क्या करते हैं, रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट में क्या बायोलॉजिस्ट क्या करेगा, रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट में साइंटिस्ट और बायोलॉजिस्ट पता क्या करेंगे, वो ये कहेंगे कि हमारे पास मेन वजह कौन सी है, बीमारी पैदा करने की मेन वजह, इसको हम कहते हैं रिपोर्ट करना। वो बताएगा, कॉन्वोकेशन में बताएगा, कॉन्फ्रेंसिस में बताएगा, इंटरनेशनल और नेशनली तौर पर वो बताएगा कि जी मेन वजह जो है वो बीमारी पैदा करने की वो प्लाज्मोडियम है, मेन वजह प्लाज्मोडियम है, इफेक्टिव है क्यूनिन की जो केमिकल है वो इफेक्टिव है मलेरिया के पेशेंट के लिए। और उसके बाद अगर 100% है, 100 हेल्थी पर्सन है, तो 93% जो है वो हेल्थी रहेंगे, 7% में इंक्यूबेशन पीरियड होगा, और मेन वजह बीमारी पैदा करने की वो प्लाज्मोडियम होगी। तो स्टूडेंट आज के टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।